नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में की इस क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र एवं आवेश के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले टॉपिक किन्हीं बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम। दोस्तों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखेगा ताकि आपको इस कूलाम के नियम पे दी गई संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमें एक एनर्जी प्राप्त होती है, हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं इन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम। विद्यार्थियों, बिंदु आवेशों के लिए ये जो कूलाम का नियम है, इसे सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज ऑगस्टिन कूलाम ने इस नियम को बनाया था, इसका प्रतिपादन किया था। और इस नियम को बताने से पहले यहाँ पर हम एक शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या है ये पहले हम समझ लें। क्या यदि किन्हीं दो आवेशित पिंडों की विमाएं, यानी आवेशित पिंडों कोई दो आवेशित वस्तुएं हैं जिनका आकार या जिनकी विमाएं उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, तो ऐसे आवेशित पिंडों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज ऑगस्टिन कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। और ये नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि Q1 और Q2 कोई दो बिंदु आवेश है जिनकी बीच की दूरी स्मॉल r है, और यदि इनके बीच लगने वाला बल यदि कैपिटल F हो तो कूलाम के नियमानुसार हम इसको लिख सकते हैं कि कूलाम के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस चित्र में मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा से लिख कर बता देता हूँ ताकि आप जो है इसका एक नोट से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में मान लीजिए कि यहाँ मैं लिखता हूँ, आप बिल्कुल इसको देख करके बहुत अच्छे से आप नोट से भी तैयार कर सकते हैं कि माना कि इस चित्र के अनुसार मानक चित्र के अनुसार Q1 एवं Q2 कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, चित्र में देख रहे हैं आप, Q1 Q2 कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, ठीक है, आवेश एक दूसरे से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। यदि इनके बीच लगने वाला बल, जिनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के
नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं कूलॉम के नियमानुसार कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। अब हम इन दोनों नियमों को यदि हम एक साथ लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त दोनों नियमों को एक साथ लिखने पर, देखिए आप दोस्तों अच्छे से आप ध्यान देंगे, आप बिल्कुल इसको ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यदि हम दोनों नियमों को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये दोनों नियमों के साथ लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r का स्क्वायर, अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को यदि हमने एक साथ मिला दिया तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। और आप ये जानते हैं कि यदि अपने गणितीय गणना में बहुत जगह हम इसका उपयोग करते हैं कि जब हम समानुपाती है या व्युत्क्रम के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियत राशि का प्रयोग करते हैं जिसका मान हर जगह एक समान होता है, जिसको नियतांक में प्रयोग करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर इस अनुक्रमण चिन्ह हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसके बाद के स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या इसको लिख सकते हैं या F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2/r का स्क्वायर, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है और इसका मान मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कैसे हम लिख सकते हैं, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं कि जहां के एक अनुपातिक नियतांक है, देखिए यहाँ पर के क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान, बिल्कुल मैं लिख दे रहा हूं, आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख कर नोट से तैयार कर सकते हैं, जिसका मान मापन की पद्धति एवं दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर नियतांक स्मॉल जो के लिया है एक अनुपातिक नियतांक होता है जिसका मान मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, जैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको स्थिति दे सकते हैं, स्थिति हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट लिख देते हैं, और स्थिति फर्स्ट हम ये मानते हैं कि यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो एसआई पद्धति में, ठीक है, तो एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, यदि ध्यान देंगे इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो तो एसआई पद्धति में इस स्मॉल के का मान क्या होगा, तो एसआई पद्धति में इस स्मॉल के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, संख्यात्मक मान होता है दोस्तों, यह होता है कि 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। अब मैं इसके अगले स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
मैं लिख देता हूँ कि जहाँ, देखिए आप बिल्कुल इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन जीरो, देखिए इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको हम, एप्सिलॉन, जिसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, या एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। जब एप्सिलॉन जीरो वायु, इसको बोलो वायु या, जब एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता है, वह निर्वात के लिए ये क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये जो हमने एप्सिलॉन जीरो लिया है, इसको हम कहते हैं वायु निर्वात के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका मान भी होता है विद्यार्थियों, जहां देखिए जहां एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, जहां एप्सिलॉन जीरो होता है 8.854 इंटू 10 की घात ऋण 12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन जीरो का मान हमने लिया 8.85 इंटू 10 की घात ऋण 12, इसका जो मात्रक हो जाए, जैसे इसका उल्टा मात्रक होता है, इसका मात्रक हो जाए कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमें एसआई पद्धति में कूलम्ब के नियम का समीकरण मिल जाएगा वायु निर्वात के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए बिल्कुल एक दोस्तों एक नोट्स में आप इसको नोट कर सकते हैं। आप अब समीकरण 1 में के का मान रखने पर, यस के का मान यहाँ रखना है आपको समीकरण 1 में। तो देखिए 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपको हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और देखिए क्या है, इसको हम एसआई पद्धति में निकाल रहे हैं, तो आप जानते हैं एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन, और इसको आप समीकरण नंबर दे सकते हैं 2, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप कि F इक्वल टू 9 गुणी 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन। इसको आप समीकरण नंबर आप 3 दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह में कितना रख दिया है, यहाँ से 9 गुणी 10 की घात 9 को हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है विद्यार्थियों। अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो एसआई पद्धति में हो जाता है। अब वायु निर्वात के लिए यदि मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो, तो सीजेस पद्धति इसका मान क्या होगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समीकरण 1 को मैं यहाँ पर मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समीकरण 1 का उपयोग हम आगे कभी करेंगे। समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो सीजीएस पद्धति में, यदि दोनों आवेशों के बीच में वायु निर्वात हो तो सीजीएस पद्धति में इस स्मॉल के का मान क्या हो जाएगा, तो सीजीएस पद्धति में हम इसको लिख सकते हैं के बराबर, ये होता है स्मॉल के बराबर होता है 1, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 1। ये कब होता है, सीजीएस पद्धति में, जब दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो। अब इस समीकरण 1 में हम इस के बराबर 1 रख दें, तो सीजीएस पद्धति में हमें कूलम्ब के नियम का समीकरण क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में के बराबर 1 रखने पर, यहाँ रखेंगे, तो क्या बराबर आप 1 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये, और सीजीएस पद्धति में जो बल का जो मात्रक होता है वह डाइन होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइन। ये इसको समीकरण अब आप दे सकते हैं 4। तो ये उस स्थिति में है जब दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो, तो सीजीएस पद्धति में।
इसी प्रकार दोस्तों, यदि इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो, तो एसआई पद्धति में ये जो स्मॉल के का जो मान होता है वो होता है स्मॉल के बराबर 1/4πε0 कैपिटल के, या इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9×10⁹ 1 कैपिटल के। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ पर के क्या है, कैपिटल के क्या है? यहाँ कैपिटल के अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, जहां कैपिटल के अन्य माध्यम के लिए, जहां कैपिटल के अन्य माध्यम के लिए क्या कहलाता है? अन्य माध्यम के लिए परावैद्युतांक कहलाता है। इसको कहेंगे कैपिटल के को अन्य माध्यम के लिए क्या कहेंगे? परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, और इसका मान भी होता है दोस्तों, जहां ध्यान रखेंगे, जहां कैपिटल के बराबर होता है ε/ε0, जहां सिर्फ एप्सिलॉन अन्य माध्यम के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। ये जो ε0 हम पहले लिए थे वो वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है, जबकि सिर्फ जो एप्सिलॉन हमने यहाँ पर प्रयोग किया है यह अन्य माध्यम के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। तो यदि हम इस स्मॉल के के मान को इस समीकरण 1 में रखें तो कूलाम के नियम का हमको एक नया रूप प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में स्मॉल के मान को रखने पर देखिए रखेंगे तो कैसे मिल जाएगा ये? F = 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 5। तो ये समीकरण 5 दोस्तों, ये अन्य माध्यम के लिए एसआई पद्धति में कूलाम के नियम का समीकरण है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि F = 9 × 10⁹ 1 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप इसका यूनिट और से लिखिएगा। इसको हम समीकरण नंबर 6 भी दे सकते हैं। विद्यार्थियों, इसी समीकरण को हम एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ε/ε0 के का मान जो ε/ε0 आया है, इस के का मान को यदि समीकरण 5 में रख देते हैं तो एक नया रूप भी इसका प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यदि समीकरण 5 में के बराबर ε/ε0 रखें तो क्या हो जाएगा? जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। आप बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एक नोट्स भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस के मान क्या रखते हैं तो हमको प्राप्त होगा F = 1/4πε0 के जब आप रखेंगे ε/ε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जिसमें ε0 कैंसिल करते हैं तो ये हमको मिलेगा F = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको मात्रा भी लिख देंगे न्यूटन, और इसको चाहे तो आप समीकरण दे सकते हैं 7। तो अन्य माध्यम में एसआई पद्धति में कूलाम के नियम समीकरण को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक समीकरण 5 के अनुसार, एक समीकरण 6 के अनुसार, या एक समीकरण 7 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं कि यदि इन दोनों आवेशों के बीच में अन्य माध्यम हो तो सीजीएस पद्धति में इस कूलाम के नियम समीकरण क्या होगा, और वहां पर इस जो के का मान जो आता है उसका आधार पर यदि हम लें तो इसको इस प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसे आप लेते हैं कि यदि इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में अन्य माध्यम के लिए
अन्य माध्यम के लिए जो स्मॉल के का जो मान आएगा उसको हम लिख सकते हैं 1/K, क्योंकि सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 का मान 1 होता है। तो उस स्थिति में यदि आप यहाँ पर जो है 1/4πε0 का मान यदि आप 1 रखेंगे तो उस स्थिति में क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर। अतः समीकरण चाहे हम 5 का प्रयोग करें या समीकरण 1 का प्रयोग करें, उसका आधार पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से इस मान को रखेंगे तो ये हमको मिलेगा F इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है, डाइन। इसको आप समीकरण नंबर 8 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस स्थिति में यानी जब दोनों आवेशों के बीच में अन्य माध्यम हो तो सीजीएस पद्धति में कूलाम के नियम का समीकरण इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से आप देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि आप इससे कैसे तैयार कर सकते हैं। और एक जो कूलाम का जो नियम है मैं आपको बताना चाहूँगा, परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश अध्याय, ये पूरी चैप्टर जो है इसी कूलाम के नियम पर आधारित है, तो इसलिए इस नियम को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतने लिए हम लेते हैं, और अगले हमारे फिजिक्स गाइडलाइन के जो आप समझ नए वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों एक बार आपसे निवेदन है, विद्यार्थियों से भी, दोस्तों से भी हमारा निवेदन है कि आप इसको वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो पुनः एक बार सभी को नमस्कार, धन्यवाद।